टाइम दे पाओ। हाँ। घर वाले तो सभी डरते हैं, वो अपने बच्चे को अच्छी जगह ही देखना चाहते हैं, तो उनको हमेशा एक वो होता है कि यार अगर नहीं चला, हाँ, एज भी बढ़ेगी तो आगे क्या करेगा, किस तरह से खर्चा निकलेगा, आगे कब तक हम करते रहेंगे, तो एक थोड़ा सा डर रहता है घर क्योंकि वालों मुझे लगता है वो एक तो एज डिफरेंस इतना रहता है ना, वो अब उस एज में पहुंच चुके हैं कि वो रिस्क नहीं ले सकते। एक तो वो हो गया, प्लस पॉइंट की जनरेशन गैप भी बहुत है। हाँ। उनके टाइम पर कुछ और बात थी, अब कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो शुरू ही अभी हुए हैं, हाँ, वो उनको कुछ समझ में कोर्सेज नहीं ऐसे आता। हैं जो हमें भी नहीं पता कि ये चल भी पड़ा है, जबकि उनमें आगे नौकरियां भी निकल रही हैं, तो उस तरह से नहीं समझ पाते। फिर हाँ, फिर जब मैं शोज़ करने लग पड़ा और अच्छे चल पड़े, ठीक शोज़ होने लग पड़े, तो मॉम डैड आए और उन्होंने पहली बार मेरा शो देखा लाइव और वो बहुत खुश हुए। उनका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो करना है करो, बट अच्छे से करो। तो शुभम भाई कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप तो बताइए। आप पहले स्टार्ट से शुरू करते हैं, पहले बताओ कि स्कूलिंग वूलिंग सब कहाँ से, शुरू से कहाँ से हो आप? मैं बेसिकली चंबा से हूँ, हिमाचल, और स्कूलिंग मेरी 12th तक चंबा से ही है। उसके बाद मैं चंडीगढ़ आ गया था और 2012 में मैंने शूलिनी यूनिवर्सिटी सोलन ज्वाइन करी एज अ फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, और उसके बाद मैंने कुछ टाइम जॉब करा और उसके बाद मैं अब फुल टाइम म्यूजिशियन हूँ। तो यही है अभी तो स्कूलिंग कहाँ से की आपने चंबा में? स्कूलिंग चंबा में, होली हिमालयन, होली मालिंग से। प्रॉपर चंबा में ही है वो स्कूल। तो उसके बाद मैं सीधा शूलिनी ही गया हूँ। तो शुरू से ही था कि साइंस में ही जाना है, कि मतलब फूड फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा मेडिकल से रिलेटेड है, तो चाचा ताऊ भैया काफ़ी सारे रिलेटिव्स मेडिकल फील्ड में ही हैं। पापा भी मेडिकल में थे, ताई जी भी मेडिकल में थे, तो घर वालों का एक प्रेशर था कि मेडिकल में ही जाना है। अच्छा। तो मेडिकल से बायोटेक्नोलॉजी से फूड टेक्नोलॉजी तो पहुंच गया, बट फिर उसके बाद यू टर्न टू बैक टू म्यूज़िक। बैक टू म्यूजिक। तो जब शूलिनी है तो शूलिनी का आइडिया कैसे लगा कि मतलब शूलिनी जाना है? मतलब प्री डिसाइडेड था कि प्री डिसाइडेड तो नहीं था, मेरा प्लान कुछ और था। मेरा प्लान था फाइन आर्ट्स ज्वाइन करने का, बट मेरा बचपन का दोस्त है, वो मेरे स्कूल में भी मेरे साथ ही था, तो वो शूलिनी उसने ज्वाइन की सिविल में। सिविल। वो पहले कहीं और से सॉरी, फिर वो शूलिनी उसने ज्वाइन करी, तो उसके बाद उसने मेरे घर वालों को कॉल करके बताया कि शुभम को यहाँ भेज दो, बायोटेक्नोलॉजी फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट अच्छा है यहाँ का, तो मेडिकल वाले आ सकते हैं यहाँ पे। तो पापा ने बिना सोचे समझे बोला कि चलो वहीं चलते हैं। फिर हम दोनों वहाँ गए, एडमिशन हो गया, बट चलो बीटेक हो गई किसी ना किसी तरीके से। मास्टर्स में भी मैं एनरोल था, लेकिन मैंने मास्टर्स बीच में छोड़ दी। मैंने आई गेस फर्स्ट ईयर के बीच में ही छोड़ दी थी, जॉब लग गई थी, तो उसके बाद से फिर मैं इसी में हूँ, म्यूज़िक में। तो वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा यूनिवर्सिटी में, मतलब जब ड्यूरिंग कोर्स? अगर मैं सोचूं कि यूनिवर्सिटी से पहले अगर मैं म्यूज़िक के बारे में सोचता, तो मेरे को कभी ये नहीं था कि मैं प्रोफेशनली इतना एनहांस कर पाऊँगा इस चीज़ को। ये था कि हाँ, गा लेता हूँ थोड़ा बहुत, और थोड़े बहुत बीच बीच में शोज़ मिल जाते हैं तो कर लेता हूँ हिमाचल में ही। बट फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी से बहुत एक्सपोजर मिला। जैसे आपको मालूम होगा कि यूनिवर्सिटी में बहुत सारे फंक्शंस होते ही रहते हैं, महीने में 2-3 तो हो ही जाते हैं। तो हर फंक्शंस में जो मेरे प्रोफेसर्स थे वो पुश करते थे कि नहीं शुभम, तुम 2 गाने गा दो या कुछ भी परफॉर्म करो। तो उस चीज़ से थोड़ा थोड़ा मेरे को बूस्ट मिलता गया और थोड़ा थोड़ा खुद पे विश्वास होता गया कि मैं गा सकता हूँ। तो वहाँ से मैं सोच सकता हूँ कि म्यूज़िक में जो मेरी जर्नी अभी चल रही है वो उसी का एक बड़ा पार्ट है शूलिनी यूनिवर्सिटी, जहाँ से मेरे को बहुत सपोर्ट मिला। अभी भी मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है यूनिवर्सिटी से, बहुत प्यार मिलता है उन टीचर्स से। तो यही। तो म्यूज़िक का बचपन से था कि म्यूज़िक में मतलब जाना है, या म्यूज़िक अच्छा लगता है या सीखा कहीं से? मेरी दादी माँ गाते थे। अच्छा। तो वो बहुत अच्छा गाते थे, तो उन्हीं से हम घर में जितने भी बच्चे थे वो सुनते थे और सब लोग गाते थे। अब मेरे भैया भी गाते हैं थोड़ा बहुत, दीदी भी गाते हैं, मेरी बहन बहुत अच्छा गाती है, मेरी छोटी बहन। तो पर ये कभी नहीं सोचा था कि हम प्रोफेशनली जाएंगे इस चीज़ में। तो जैसे भैया दीदी वो मेडिकल फील्ड में चले गए आगे,
और मैं थोड़ा सा बीटेक के बाद सब करके सब छोड़ के वापस इसमें आ गया। अब मेरी बहन का ये है, शुरू से वो म्यूज़िक में ही है, उसने ग्रेजुएशन भी म्यूज़िक से करी है। तो पर प्रोफेशनली कभी ये नहीं था कि हम म्यूज़िक में ही जाएंगे, बट हाँ अब मतलब मेडिकल के साथ साथ फैमिली में म्यूजिक भी म्यूज़िक था, ही है। दादी की वजह से ही था। तो मतलब आपको लगता है कि म्यूजिक जब हम प्रोफेशनली आगे लेके जाते हैं तो डिग्री में कुछ अफेक्ट, मतलब डिग्री म्यूजिक में होना या उस फील्ड में होना अफेक्ट करती है? जैसे कि आपने बोला कि सिस्टर आपकी मतलब म्यूजिक में उन्होंने की ग्रेजुएशन वगैरह, तो अब आगे म्यूजिक परस्यू कर रही हैं। क्या अगर मैं देखूं कि मैंने बीटेक करी और मैं अब बीटेक छोड़ के वो सब काम छोड़ के अब म्यूज़िक में हूँ, तो मैं उस पढ़ाई को वेस्ट तो नहीं मानूंगा, क्योंकि उस चीज़ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। एज अ पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत कुछ मैं सीखा हूँ। बट हाँ, अगर जैसे मुझे म्यूज़िक में ही आगे करना है और अगर मैं बीटेक की जगह फाइन आर्ट्स या वोकल्स या किसी भी इसी म्यूज़िक की फील्ड में ही ग्रेजुएशन करता, तो मुझे उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता मेरे आगे करियर पे। अब जैसे मेरी बहन है, उसने बीएससी करी, बीए करी, एमए करी, अब वो म्यूज़िक में ही आगे कंटिन्यू कर रही है। तो जो चीज़ें सीखने को मुझे सपोज़ साल लग गया, वो उसी साल में उससे 3-4 गुना ज़्यादा चीज़ें सीख पाई। और जो कि अगर आगे वो सपोज़ आगे मान लेते हैं कि मैं बीटेक की जगह बीए कर रहा होता, म्यूज़िक में एमए कर रहा होता, तो करते करते मैं आगे इसी में पढ़ाई करता, तो मेरी नौकरी भी इसमें लग जाती। अगर मैं नौकरी नहीं भी करता तो ये सब सीख के मैं अपने म्यूज़िक फील्ड को और एनहांस कर सकता था। बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाती है ना इस चीज़ से। अब बीटेक से मुझे म्यूज़िक में सीखने का वैसा कुछ नहीं रहा, बाकी चीज़ें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बट प्रोफेशनली म्यूज़िक में वो फ़ायदा नहीं रहा जो कि एक म्यूज़िक बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को मिलता है। जैसे मेरे बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं मेरे साथ जो काम करते हैं, जो प्रोफेशनली ये काम तो कर रहे हैं, बट उनकी डिग्री भी म्यूज़िक में है। हाँ, तो जो चीज़ें मैंने कभी सीखी नहीं वो उनको टिप्स पे आती है, उनको सब कुछ मालूम है, तो वहाँ थोड़ा सा स्ट्रगल करने को रहता है। बट हाँ, धीरे धीरे कोप अप हो जाता है सब। मुझे लगता है कि वो जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं, टेक्निकल टर्म्स होती हैं, वो शायद थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, थोड़ा सा एनहांस हो जाता है, थोड़ा नहीं काफ़ी एनहांस हो जाता है जो बच्चा इसी में सीख रहा है। और अगर प्रोफेशनली अगर उसने म्यूज़िक ही करना है, अब या मैं चंडीगढ़ की बात कर लूँ तो बहुत सारे प्रोफेसर्स ऐसे हैं म्यूज़िक के जो पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी में। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहे हैं, वो अपने बाहर शोज़ भी करते हैं। अपना मन है उनका, करेंगे, अच्छा ही शोज़ करेंगे। अब जो म्यूज़िक से नहीं सीखा है, जिसको अभी काम करना है इस पे, और वो इस लाइन में आ जाता है प्रोफेशनली शोज़ के उसमें या कुछ भी गाने के उसमें, तो उसको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है हर चीज़ में। लेकिन जो सीखा हुआ है उसको थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है इस चीज़ का। तो मतलब शुलिनी में जैसे आपने बताया कि हर एक इवेंट वगैरह में गाते थे, तो जब पहली बारी स्टेज पे गए, शुलिनी में पहली बार गए थे या उससे पहले भी? आप पहले भी गया था, तो मैं जब पहली बचपन से ही गा रहा हूँ। तो जैसे मैं चंबा से हूँ, तो चंबा में एक मेला बहुत फेमस है, हिमाचल में अलग अलग जगह के फेमस है। तो चंबा का मिंजर का मेला बहुत फेमस है। तो उसमें मैं और मेरी बहन बचपन से गा रहे हैं। अच्छा। तो हर साल हम परफॉर्म करते थे उसमें। तो ज़्यादा टाइम नहीं, एक गाना, शुरू में एक गाना दे दिया, 2 गाने हो गए, फिर आधा घंटा का टाइम मिलता था। तो आधे घंटे का टाइम बहुत बड़ा होता था उस टाइम पे, तो चलता है। तो जब पहली बार गए थे तो एक ऐसा सेंस ऑफ नर्वसनेस या कुछ वो था? बहुत मतलब मैं तो अभी भी ऐसा है कि कैमरा से कॉन्शियस हो जाता हूँ बहुत। अच्छा, मतलब जहाँ रिकॉर्ड हो रहा हो। हाँ, और स्टेज फेयर तो बहुत होता था पहले। अब थोड़ा ठीक है, अब नॉर्मल है कि मैं जाता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है। बट पहले तो बहुत, मुझे अभी भी याद है जब मैंने पहली बार आई गेस स्कूल में ही परफॉर्म किया था, तो मैं पूरा लाल हो गया था। कैसे गाऊं, कैसे नहीं गाऊं, एक शर्म भी आती थी क्योंकि कभी कमरा बंद करके तो मैं गाता था, बट किसी के सामने कभी नहीं गाया था। तो उस चीज़ में शुलिनी ने काफ़ी हेल्प करी उसमें, कि स्टेज पे जाओ, गाओ, परफॉर्म करो। फिर और बच्चे, फिर दोस्त बने, उन्होंने भी पुश किया, तो धीरे धीरे करके वो डर थोड़ा सा कम हुआ। वो मुझे शुलिनी में लगता है वो जो सपोर्ट
जो आपको मिल जाता है ना, अपने फ्रेंड्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके थ्रू जो सपोर्ट मिलता है वो आई गेस आपका थोड़ा सा नर्वसनेस थोड़ा कम कर देता है। क्योंकि मुझे भी याद है जब मैंने पहली बार शूलिनी के स्टेज पे जब एंकर किया था तो दिल बहुत ऐसे 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 अंदर से कर रहा था। बट वही है कि जो फ्रेंड्स आसपास थे और मेरा ऐसा था कि मेरी एंट्री थी उसमें से क्राउड में से ओएटी में से उठ के मतलब मुझे ऐसे जाना था, तो एकदम से क्या होता है कि सब आपकी तरफ देखते हैं तो वो अंदर से थोड़ी नर्वसनेस होती है, कहीं लाइन ना भूल जाऊं, कहीं कुछ ना हो जाए। हाँ तो वो बट वही है कि जितना आपको साथ में फिर आप जब सोचते हो ना कि जब शोर मचता है वो अलग इम्पैक्ट आपको अलग से थोड़ा सेटल डाउन होने में मतलब वो हेल्प करता है। तो अभी थोड़ा सा डर लगता है कि यार कुछ अगर कहीं अटक गया, कहीं लाइन मतलब कुछ हो गया ऊपर नीचे या कुछ, मतलब जैसे साउंड चेक आप पहले करते हो लेकिन होता है ना कभी कभी कुछ बीच में दिक्कत हो जाती है, तो उसका कुछ डर लगता है स्टेज पे जाने से पहले? यार जैसे अगर मैं किसी अच्छे इवेंट की बात करता हूँ जहाँ पे लोग मुझे सुनेंगे, हाँ मतलब प्रॉपर एक इवेंट की बात, लोग जहाँ मुझे सुनेंगे वहाँ थोड़ा सा डर लगता है कि मुझे अच्छा गाना है, अच्छा परफॉर्मेंस बाद की बात आती है। आपका वोकल्स अगर अच्छा है तो लोग सुनते हैं, तो परफॉर्मेंस उसके बाद ऐड ऑन होती है। कि जब उसका प्रेशर रहता है कि मतलब कि कोई अगर टेक्निकल इशू हो गया, कहीं मैं कुछ भूल गया, लाइन भूल गया, हाँ तो उस टाइम पे थोड़ा सा रहता है मुझे कि अच्छा परफॉर्म करना है, सब कुछ याद होना चाहिए। चलो याद करने के लिए तो आगे हम चीटिंग कर लेते हैं, हाँ। फोन रख लेते हैं, सब कुछ लिरिक्स रख लेते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं रहती है। बट हाँ बाकी जो क्लब्स हैं यहाँ पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता मेरे अकॉर्डिंग, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता क्योंकि अगर उन्हें यहाँ पसंद नहीं आया वो कहीं और चले जाएंगे, कहीं और नहीं आया कहीं और चले जाएंगे। वो वॉक इन क्राउड है, वो कहीं ना कहीं जाएगा और सबकी अलग अलग डिमांड्स हैं। Exactly. और कोई भी सब लोग पार्टी करने आते हैं क्लब्स में बेसिकली, तो कोई आपको स्पेशली बैठ के सुनने नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पे पार्टी सॉन्ग्स ही परफॉर्म करोगे, तो उसमें इतना झंझट नहीं रहता है। तो लेकिन जहाँ लोग आपको सुन रहे हैं, हाँ मतलब मैं कई बार ऐसा होता है क्लब में, अगर सपोज 100 लोग बैठे हैं क्लब में, आप परफॉर्म कर रहे हो और 100 में से अगर एक बंदा भी सुनने वाला है ना तो आप नर्वस हो जाते हो। हाँ। तो भी नर्वसनेस होती है कि यार बाकी छोड़ो, वो बंदा सुन रहा है, एटलीस्ट एक तो सुन रहा है, और एक ने बोल दिया ना कि शुभम यार क्या गाया तुमने, मज़ा नहीं आया, तो वो बहुत इम्पैक्ट करती है चीज़। बाकी इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मतलब आने वाले टाइम के लिए भी पूछूं, जैसे अभी है ना, अभी क्लब्स वगैरह में भी परफॉर्म करते हो, प्राइवेट के लिए भी करते हो, मींस इन फ्यूचर कॉन्सर्ट का जब भी आपका मौका आएगा या जो भी है, तो उस अकॉर्डिंगली पूछ रहा हूँ कि जहाँ सिर्फ लोग पार्टी करने नहीं आए हैं, सिर्फ आप ही को सुनने आए हैं, तो मतलब मैं उस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ कि आगे जाके जैसे आपने अभी कहा कि अभी पार्टीज वगैरह में इतना फर्क नहीं पड़ता, तो मतलब वहाँ पे आपको लगता है कि वो चीज़ इफेक्ट करेगी, मेंटली प्रेशर रहेगा कि गुड परफॉर्मेंस का, या वो ऑब्वियसली जैसे मैं अपने गानों पे हम काम कर रहे हैं, तो अभी तक मैंने जिनको भी वो गाने सुनाए हैं अच्छे तो लगे सब। अब मुंह पर क्या बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, एक्चुअल में जब वो गाना बन के मार्केट में प्रोडक्ट वो निकलेगा, लोगों को वो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, कितना रीच जा रहा है, वो तभी पता चलेगा। और फिर वो गाना मैं अगर लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ, फिर थोड़ा सा वो होगा कि ये मेरा गाना है, लोग क्या जज कर रहे हैं इस चीज़ को, वो रिलेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कमी रह गई है। तो वहाँ उस टाइम पे थोड़ा सा होगा कि मुझे परफॉर्म भी अच्छा करना है, मेरा सिंक भी अच्छा होना चाहिए, मेरा गला भी सही जाना चाहिए, क्योंकि मेरा गाना है और मैं अच्छे से ही परफॉर्म करना चाहता हूँ, लोगों को अच्छा ही सुने, तो थोड़ा सा उस टाइम पे तो रहेगा। तो फिर जॉब कैसे, मतलब सोचा कि जॉब करनी है यहाँ, जैसे कहना कुछ देर आपने जॉब की थी? मैं एक्चुअली मैं मास्टर्स में एनरोल हो गया था, तो उसी टाइम पे प्लेसमेंट्स थी, तो मेरी एक कंपनी में प्लेसमेंट हो गई थी, तो फूड की ही कंपनी थी, प्रोडक्शन का काम था मेरा। तो उस टाइम पे मैंने कहा नहीं यार मास्टर्स छोड़ो, जॉब ऑप्ट कर लेता हूँ। तो जॉब मैंने ऑप्ट करी, बट वो बैठा नहीं मेरे साथ सिंक, कॉर्पोरेट वाली बात सिंक बैठा नहीं, क्योंकि हाँ अगर वो जॉब, अब जैसे मैं पौंटा साहिब में था, वही जॉब अगर मेरे को चंडीगढ़ में भी होती, दिल्ली तो चलो दूर की बात हो गई, अगर मैं चंडीगढ़ में भी होता तो शायद मैं इतनी जल्दी जॉब नहीं छोड़ता, इतनी जल्दी नहीं छोड़ता,
क्योंकि 8 घंटे की शिफ्ट होगी, 8 घंटे के बाद तो आपके पास बहुत टाइम है, आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे उस जगह पे ऐसा था कि 8 घंटे की तो नहीं, 12 घंटे की शिफ्ट होती थी। 12 घंटे के बाद बंदा क्या करेगा? तो ना मैं गिटार पकड़ पाता था, ना मैं गा पाता था, ना मुझे प्रॉपर रेस्ट मिल पाता था मेरे गले को। तो उस चीज़ से फ्रस्ट्रेट होके मैंने वो जॉब छोड़ी थी कि नहीं, अब ये नहीं हो पाएगा, कुछ और कर लेता हूँ। तो मैं आया था चंडीगढ़ किसी और चीज़ के लिए, जा रहा था मैं दिल्ली, फिर वो कुछ ऐसा सर्कल बैठ गया कि मैं चंडीगढ़ में ही रह गया। तो अभी तक चंडीगढ़ में ही हूँ। तो जब जॉब छोड़ी तब थोड़ी सी इनसिक्योरिटी थी फाइनेंस के कि यार फाइनेंस कैसे मैनेज करूँगा या हो जाएगा? क्योंकि एक होता है कि शोज़ मिल जाएंगे और एक होता है कि मिलना, उसमें डिफरेंस है। क्योंकि हम बहुत कुछ देख के चलते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जो आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से होते हैं ना, उनको वैसे भी 9 to 5 वाले वो बंधन में नहीं बंध पाते, और 12 घंटे की तो शिफ्ट बहुत दूर की बात है। ठीक है, मतलब उनको फ्री टाइम चाहिए कुछ सोचने का, कुछ लिखने का या कुछ परफॉर्म करने का। तो मतलब जब आपने वो छोड़ी तो थोड़ा फाइनेंशियली दिमाग में आया था कि यार ये दिक्कत हो सकती है अगर इनके शो ना मिले? फिर शुरू में थोड़ा सा आया, बट मेरे मॉम डैड बहुत सपोर्टिव है। हाँ, ये ज़रूरी है। उस टाइम पे हाँ, थोड़ा सा मैंने झूठ बोला था कि मुझे ज़रूरी है। झूठ बोला था कि मैं कुछ दिन के लिए चंडीगढ़ जा रहा हूँ और मैं एक कोचिंग के लिए पता कर रहा हूँ। जैसे मैं फूड डिपार्टमेंट का हूँ, तो मैं FSSAI के लिए, हाँ समझ गया, फूड कॉरपोरेशन के जो भी पेपर्स होते हैं उसके लिए ट्राई करने का मैंने घर पे बोल दिया। वो सब झूठ था। हाँ, मैंने कोचिंग ली, बट वो उस टाइम पे पेपर नहीं निकला। अगर वो पेपर निकल जाता और मैं पेपर भर देता, और फिर भी होना तो कुछ नहीं था, मुझे ये पक्का पता था। बट हाँ, वही बहाना था कि ताकि मैं जॉब से निकल सकूं और यहाँ पर आकर चंडीगढ़ में आके कुछ कहीं से शुरू कर पाऊँ। तो महीना भर तो घर वालों ने देखा, फिर उसके बाद फिर मैंने कह ही दिया था, मैं कहा एक बार मेरे को ट्राई करने दो कि अगर मेरा खर्चा पानी खुद से निकल जाता है तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, अगर नहीं निकल पाएगा फिर मैं वापस कहीं और जॉब का देख लूँगा। तो लकीली जब तक नहीं निकल पा रहा था खर्चा, तब तक घर वालों ने थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया। फिर निकलने लग पड़ा, फिर मैंने कहा कि अब ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि झूठ वाला सिनेरियो ना थोड़ा ज़रूरी होता है, और मैं जब आप बता रहे थे वो मैं रिलेट कर पा रहा था कि जॉब करने के लिए क्या, क्योंकि जब आपको अपनी लाइन में जाना होता है ना, लगता है कि पेरेंट्स थोड़े से स्केप्टिकल हैं इस चीज़ के बारे में, मानेंगे नहीं मानेंगे, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे करना ज़रूरी होता है ताकि खुद को आप थोड़ा टाइम दे पाओ। हाँ। घर वाले तो सभी डरते हैं, वो अपने बच्चे को अच्छी जगह ही देखना चाहते हैं, तो उनको हमेशा एक वो होता है कि यार अगर नहीं चला, हाँ, एज भी बढ़ेगी तो आगे क्या करेगा, किस तरह से खर्चा निकलेगा, आगे कब तक हम करते रहेंगे, तो एक थोड़ा सा डर रहता है घर वालों को। मुझे लगता है वो एक तो एज डिफरेंस इतना रहता है ना, वो अब उस एज में पहुंच चुके हैं कि वो रिस्क नहीं ले सकते। एक तो वो हो गया, प्लस पॉइंट की जनरेशन गैप भी बहुत है। हाँ, उनके टाइम पर कुछ और बात थी, अब कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो शुरू ही अभी हुए हैं। हाँ, वो कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो हमें भी नहीं पता कि ये चल भी पड़ा है, जबकि उनमें आगे नौकरियां भी निकल रही हैं, तो उस तरह से नहीं समझ पाते। फिर हाँ, फिर जब मैं शोज़ करने लग पड़ा और अच्छे चल पड़े, ठीक शोज़ होने लग पड़े, तो मॉम डैड आए और उन्होंने पहली बार मेरा शो देखा लाइव और वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो करना है करो, बट अच्छे से करो। तो क्योंकि वो आपकी मतलब वो वाली बात ठीक है कि कोर्सेज का उनको नहीं, मैं जैसे कि अभी बहुत लोग हैं मैं पंजाब में जिनको अभी जर्नलिज्म के कोर्स का BJMC करके कोई कोर्स है, नहीं पता उनको लगता है कि सिर्फ इसमें इंसान सिर्फ पत्रकार ही बनता है, कन्हैया लाल या किसी की तरह कि वो पत्रकार ही बनता है, और वो अगर किसी पॉलिटिकल रैली में जाते हैं तो उसको जूते पड़ते हैं, ये होता है। अच्छा, उनके मन में अब ये चीज़ें नहीं आती कि एंकर की अपॉर्चुनिटी है, बहुत PR की अपॉर्चुनिटी है, इवेंट मैनेजमेंट की है, तो उनका अपनी जगह सोचना ठीक है, बिल्कुल, लेकिन वही गैप है तो वो फ़र्क पड़ता है। तो फर्स्ट पेमेंट का जो शो था वो शूलिनी से पहले हुआ था? पहले जैसे मैंने कहा कि मैं मिंजर में परफॉर्म करता था, तो कितनी थी पहली इनफैक्ट ज़्यादा थी। पहली मैंने एक गाना गाया था और मुझे एक गाने के 5,000 मिले थे, तो एक गाना 2-2.5 मिनट का रहा होगा। क्या फीलिंग थी उस वक्त? तो 2-2.5 मिनट के गाने के लिए 5,000 मिल रहा है, वो कितने 12-13 साल के बच्चे को, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो बहुत अच्छा था। आजकल के टाइम किसी को मिल जाए उसमें बहुत खुश है। तो 12-13 साल की उम्र में अगर इतना मिल रहा है तो मैं तो खुश था। बट वो था कि मैंने भी और मेरी बहन ने वो
मॉम डैड को दे दिए थे उसी टाइम। तो फिर मॉम डैड ने फिर ऑब्वियसली वो हमारे लिए ही कुछ किया। हाँ। तो मतलब जब यहाँ पे आए, पहला शो फिर कहाँ किया आपने चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ में पहला शो आई गेस 26 में होता था पहले, तमजारा। अच्छा। हाँ 26 में होता था। अब तो वो वहाँ से शिफ्ट होकर शायद इंडस्ट्रियल एरिया चला गया, अब वहाँ चल रहा है या नहीं चल रहा है मुझे नहीं मालूम, बट वहाँ किया था। फिर उसके बाद पेडलर्स में काफ़ी शोज़ किए। तमजारा अब शायद वहाँ पे नहीं है जहाँ पे कोई गोदरेज या किसी की कंपनी है, इंडस्ट्रियल एरिया के पास ही। हाँ वहाँ पे अब शायद हाँ वहीं शिफ्ट हो गया, अब मुझे इतना आइडिया नहीं है उसका। फिर पेडलर्स में किए। फिर पेडलर्स के बाद वहाँ के जो आर्टिस्ट मैनेजर्स थे उनको पसंद आ गया। मेरे साथ एक और लड़का होता था, वो भी वोकल्स करता था मेरे साथ, तो हम 2 लोग गाते थे। तो स्टार्टिंग की आधी गिग मैं करता था। अगर 2 घंटे का शो है तो 1 घंटा मैं परफॉर्म करता था, मतलब गाता तो वो भी बीच बीच में, कोरस मेरे साथ था, पर मेनली वोकल्स मेरे रहते थे। फिर लास्ट का एक आध घंटा जो होता था उसमें वो गाता था और बीच में कोरस मैं करता था, तो दोनों का सिंक इस तरह से रहता था। फिर पेडलर्स के बाद तो फिर धीरे धीरे सब जगह। फिर मैंने हमारा अलग अलग हो गए हम दोनों, उसने अलग बैंड बना लिया, अब वो कहीं और काम कर रहा है और मैं अपने बैंड के नाम से शोज़ करने लगा। तो अब किस नाम से? सोमसुरा के नाम से ही बैंड है? नहीं, द टेप रिकॉर्डर। तब से स्टार्टिंग से आप उसी के साथ जुड़े हुए हैं? हाँ जी, मतलब एक ही बैंड के साथ आप? बैंड एक ही है। कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट बोलता है कि लास्ट में आधा पौना घंटा तो हमें डांसिंग नंबर्स चाहिए, तो आपको डांसिंग नंबर्स चाहिए, वो हो जाएगा, वो हम प्ले कर देंगे, हम परफॉर्म भी कर देंगे, अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। बट अगर आपको जैसे आर्टिस्ट तो सभी अच्छे हैं लेकिन जॉनर सबका अलग है, आपको एक जैसे सपोज रॉक बैंड परफॉर्म कर रहा है और आपको हिप हॉप सुनना है, उससे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब अगर मैं गाना गा रहा हूँ, अग्नि के गाने गा रहा हूँ मैं, या मैं ब्रायन एडम्स के गाने गा रहा हूँ, तो आप एकदम से बोलो अब मुझे सिद्धू ही सुनना है, वो नहीं हो सकता, मैच नहीं है कोई। वो नहीं हो सकता। लेकिन इस चक्कर में क्या है, इन्हीं के चक्कर में मैक्सिमम म्यूजिशियंस कि नहीं ये डिमांड आती है, ये तो गाना ही पड़ेगा, उस चक्कर में वो चीज़ तो सीख लेते हैं, बट जो एक्चुअल में जो जिससे से आपका ग्राफ बढ़ेगा वो धीरे धीरे छूटता जाता है और फिर उससे आपकी प्रैक्टिस ख़राब होती है। क्योंकि आप 2 घंटा स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो, वो एक तरह से आपकी प्रैक्टिस ही है। आपको ऑन स्टेज आपको एक स्टेज मिल रहा है, एक म्यूजिशियन को स्टेज मिल रहा है, साउंड मिल रहा है, लोग मिल रहे हैं और आप प्रैक्टिस कर रहे हो स्टेज पे, और उस चीज़ के आपको पैसे मिल रहे हैं। 2 घंटा तो बजा ही रहे हो ना, तो वो प्रैक्टिस ही होगी एक तरह से, तो उस चीज़ के आपको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन आप पैसे लेकर अपना हाथ ख़राब कर रहे हो। बिल्कुल। अब कई म्यूजिशियंस ऐसे हैं जो परफॉर्म ही नहीं करते, चंडीगढ़ के ही म्यूजिशियंस हैं जिनको साल में अगर 2 ही शोज़ मिले वो उसमें भी सेटिस्फाइड है, क्योंकि वो अपने मर्जी का बजा रहे हैं। कई ऐसे हैं जो हफ्ते में 7 की जगह 10 शोज़ कर रहे हैं, दोपहर को भी कर रहे हैं, रात को भी कर रहे हैं, तो वो दोपहर की भी प्रैक्टिस हो गई, रात की भी प्रैक्टिस हो गई, और वो प्रैक्टिस आपने क्या करी है, सारी ख़राब, कुछ भी बज रहा है वहाँ पे, कान भी ख़राब होते हैं, तो वो फिर आगे लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर चंडीगढ़ में, अब जैसे मैं भी हूँ, मैंने भी अभी तो कोई गाना रिलीज़ नहीं किया अपना, इससे पहले मैंने कवर्स किए हैं थोड़े बहुत, तो मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ। लेकिन बहुत सारे म्यूजिशियंस ऐसे हैं जिन्होंने अपने गाने निकाले हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। हम म्यूजिशियंस को ही नहीं पता कि मेरे साथ वाले म्यूजिशियन ने एक अपना गाना बनाया है और वो अच्छा है कि बुरा है, पता ही नहीं है, किसी को नहीं पता, क्योंकि वो अपने शोज़ में भी अपना गाना नहीं परफॉर्म कर सकते, लोग सुनेंगे ही नहीं जब तक आपका नाम बहुत बड़ा नहीं हो जाता, तो वो कैसे होगा। तो जब उसके बाद आपने बताया कि कोविड आया, मैं कहा 2018 में आपने जर्नी स्टार्ट की, 17 लास्ट में। तो कोविड आया, तो कोविड में थोड़ा सा स्केप्टिकल हुआ माइंड कि थोड़ा मैं भी अपना सेकंड ऑप्शन देखूं, कुछ करूं, इनकम ऑलमोस्ट 0 हो रही है। कोविड में यार मैं घर चला गया था। अच्छा। तो फैमिली, जैसे मैंने कहा, बहुत सपोर्टिव है, तो उन्होंने किया, तो कोविड में मुझे प्रैक्टिस करने का बहुत मौका मिला। हाँ, अगर कोविड थोड़ा ज़्यादा चल पड़ता तब तो मैं साइड बाय साइड कुछ ना कुछ ज़रूर सोचता कि यार इससे नहीं चलेगा, मुझे कुछ और करना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरा इसलिए पूछने को कि क्या कि उस वक्त जब
अब किसी को आदत नहीं थी, राइट। पहले हुआ तो लगा कि चलो 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा, लेकिन जब चीज़ साल सवा साल तक बढ़ गई तो हर किसी के माइंड में एक सेकंड ऑप्शन आया ही। बिल्कुल। क्योंकि बहुत लोगों की जॉब छूटी, और बहुत जो ऐसे थे जो जॉब नहीं कर रहे थे उनके दिमाग में तो वैसे ही आएगा कि पता नहीं क्या होगा। मैं उस रिगार्डिंग से पूछ रहा हूँ कि मतलब लगा कि यार और कोई ऑप्शन की तरफ भी देखना चाहिए इन केस अगर ये चीज़ ना चली तो। यार मुझे ऐसा पता नहीं, लगना चाहिए था बट नहीं लगा क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करने का बहुत मौका मिला, बहुत खुला टाइम मिल गया। मैं रात को 2-2 3-3 बजे भी, मेरे घर वाले इतने अच्छे हैं कि मैं रात को 3-3 बजे भी चीख रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। तो वो हुआ, और लकीली मतलब प्रैक्टिस करते करते ही मेरे को कॉम्पोजिशन उससे पहले मैं कर नहीं पाता था। मतलब मैं गाता था, मेरा बस ये था कि मैं थोड़ी बहुत गिटार बजा सकता हूँ और मैं थोड़ा बहुत गा सकता हूँ, बस। अपनी क्रिएटिविटी कुछ नहीं थी। लॉकडाउन में मुझे ये थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ प्रैक्टिस कर करके कि नहीं, मैं कुछ कंपोज कर सकता हूँ। तो वैसे करते करते लॉकडाउन में ही मैंने बहुत सारे गाने बनाए। मैंने और मेरे फ्रेंड ने साथ में लिख के, साथ में कंपोज करके, हम दोनों ने कुछ गाने मैंने बनाए, पूरे कंपोज किए, लिखे भी। तो वो लॉकडाउन के ही पीरियड में मेरा जो एक्चुअल क्राफ्ट, जिसको क्रिएटिविटी, वो थोड़ी बढ़ी। ऑटो ट्यून के बारे में आप क्या सोचते हो? मतलब लोग ना, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल जब भी देखो ना, बहुत ही इसके ऊपर कंट्रोवर्सी कह लो या वो करके मतलब होती है, जो मैं देखता हूँ। अब मुझे इतना आइडिया नहीं है तो मैं तभी आपसे पूछ रहा हूँ कि कई लोग कहते हैं कि उसके बिना उनकी आवाज़ अच्छी नहीं, कईयों की तो बहुत आवाज़ बहुत अच्छी होती है, ठीक है, लेकिन कई लोग अपने गानों में यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। पंजाबी इंडस्ट्री में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। तो आपका क्या आइडिया है इसके बारे में, मतलब ये कितना क्या चीज़ है? मतलब ये यार, ऑटो ट्यून एक टूल है जो आपकी वोकल्स और आपकी सिंगिंग को एनहांस कर देता है, पर आपको वो लगाना आना चाहिए। जैसे मुझे नहीं आता लगाने, मैं थोड़ा कम हूँ इसमें। बट जो प्रोडक्शन करते हैं, अगर 2 का एग्जांपल दूंगा, अरिजीत सिंह, सोनू निगम। सोनू निगम को ऑटो ट्यून की ज़रूरत नहीं है, अरिजीत सिंह के बहुत सारे गानों में ऑटो ट्यून लगता है। अब अगर कोक स्टूडियो की बात करें, कोक स्टूडियो पूरा लाइव चलता है। कोक स्टूडियो का एक गाना है, अली सेठी का ही गाना है, वो उसके स्टार्टिंग में ही अगर आप ध्यान से सुनोगे तो बिल्कुल स्मूथ मुर्की आती है, तो दैट मीन्स वहाँ ऑटो ट्यून लगा है। वो सुन के ही लग जाता है पता है कि यहाँ ऑटो ट्यून लगा है। तो अली सेठी भी ऑटो ट्यून, बुरी बात नहीं है, ऑटो ट्यून अच्छा है। बट हाँ, वो बुरी बात है कि सलमान खान ने पूरा गाना ही बना दिया ऑटो ट्यून से। जिसको गाना ही नहीं आता, हाँ एग्जैक्टली, जिसको बिल्कुल गाना नहीं आता, वो ऑटो ट्यून के सहारे। अब विशाल शेखर म्यूजिक डायरेक्टर, हाँ बताओ। बहुत पुराने टाइम पे जब जन गण मन नेशनल एंथम हमारा लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो उन्होंने पोइम की तरह बोला था, जन गण मन अधिनायक, इस तरह से बोला था। विशाल शेखर ने वो ऑडियो ली, उस पर ऑटो ट्यून लगाया, और जन गण मन अधिनायक जया है जैसे ट्यून है, वो पूरी उन्होंने ऑटो ट्यून से करी। आवाज़ वही रविंद्रनाथ टैगोर की है जो उन्होंने वो पोइम की तरह बोला था। तो वो उन्होंने पूरा मेलोडी की तरह ऑटो ट्यून से कर दिया, और वही चल रहा है अब। नहीं, वो तो चलो अभी किया ना उन्होंने, वो तो उन्होंने अभी किया। क्या मेलोडी तो बहुत पहले की बनी, जब से चल रहे हैं तब से तो यही चल रहा है। बट रविंद्रनाथ टैगोर ने वो ऑडियो, उनकी वो विशाल शेखर ने वो ऑडियो लेकर उसको मेलोडी में पूरा कन्वर्ट करके, तो ऑटो ट्यून अच्छी चीज़ है। बट वो है कि लगाना आना चाहिए। आप उसको ज़्यादा लगा दोगे तो वो कान को ख़राब लगेगी। और मतलब जैसे कि आपने देखा ना कि एक्चुअली क्या है कि अब ना स्टेज पे अब ऑडियंस जो है वो बहुत ना समझदार हो चुकी है। पहले क्या था कि चलो लोग सुन लेते थे, इतना ध्यान नहीं देते। जब से सोशल मीडिया आया है ना, अब ऑडियंस बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है, उनको पता लग जाता है। अभी रिसेंट की बात है कि परिणीति चोपड़ा ने किसी मूवी में गाना गाया, बहुत अच्छी आवाज़ आई, ये आया, सब कुछ आया। अभी उन्होंने यार नहीं, हाँ अभी उन्होंने क्या कहते लाइव शो किया, हाँ अभी ना जाओ, हाँ, तो उस पर जो उनकी ट्रोलिंग हुई है कि नीचे कि तुम अभी चले जाओ छोड़ के, ये वो, मतलब तो आई गेस कि ऑडियंस जो आपको सुन रही है, जो आपको प्यार देने वाली है, उसके साथ आई गेस वो एक फिल्टर नहीं लगाना चाहिए, उनको अनफिल्टर्ड रखना चाहिए ताकि उनको भी पता रहे। क्योंकि वही है कि वो फिर आप जब पता लग जाता है फिर वो वैल्यू गिर जाती है आपकी सिंगिंग की भी और आप एज अ पर्सन की भी। यार वो तो ऐसे आर्टिस्ट तो हैं, आपके पास पैसा है, आप दे सकते हो, आप सिंगर बन सकते हो, बट आपका गाना निकल सकता है, आपका गाना हिट भी हो सकता है, बट आप
एक्चुअल में वोकलिस्ट हो, आप सिंगर हो, वो आपको लाइव शो पे ही पता चलेगा। इसीलिए तो मैक्सिमम पंजाबी आर्टिस्ट की बात ले लेते हैं, स्टेज पे वो नहीं गा पाते मैक्सिमम। वो पीछे से पेन ड्राइव लगती है और पूरा गाना चलता है, वो बस ऊपर लिपसिंग करते हैं, माइक ऑन रहता है, वो हो हा हा कर दिया, थोड़ा बहुत 2 लाइनें कर दी, हो गया। लोग सुनते हैं, लोग उसमें भी खुश हैं, लोग पैसे देकर आते हैं उन्हें देखने के लिए। मेरे को तो कई बार हंसी आती है, मैंने कहा यार तुम सिंगर, चलो मान लिया कि तुम नहीं हो, तुमने गाना बना दिया, तुम सिंगर की कैटेगरी में आ गए, बट हो नहीं। बट अगर तुमने स्टेज पे भी पेन ड्राइव लगा के परफॉर्म करना है तो एटलीस्ट नाच तो अच्छा लो। यही करना है, यही करना है, तो एटलीस्ट नाच लो। मतलब जितना भी किया कैसा रहा रिस्पॉन्स? अभी तक तो बहुत अच्छा रहा है, जितना भी किया, मतलब कि जितना भी किया है। मतलब मैंने जब पहला गाना, जब मैंने नया यूट्यूब का चैनल बनाया था और पहला अपना कवर डाला था, तो मेरे को एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं थी कि लोग सुने। मैंने कहा कितने ही लोग जानते हैं मुझे, पर एक दिन में मुझे 4 से 5 हज़ार व्यूज़ आ गए, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। मैंने कहा 5 हज़ार व्यूज़ एक दिन में, तो यूट्यूब पे जिसके सब्सक्राइबर्स भी कम थे। तो मैंने कहा यार मेरे को 100 लोग भी नहीं जानता चंडीगढ़ में या पूरे सर्कल में, तो और 5 हज़ार व्यूज़ हो गए, तो एक बहुत अच्छी बात है। तो मतलब रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिला, अभी तक जितना भी रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो मैं कवर्स भी डालता हूँ, और मैं जैसे अपने शोज़ की शो रील बना के वो डाल दी, तो उस पर भी मुझे रिस्पॉन्स आता है कि शुभम भाई ये हो सकता था, साउंड क्वालिटी इस तरह से हो सकती थी, अगली बार ये ट्राई करना। तो आता है, मिक्स रिस्पॉन्स आता है, अच्छा हेल्दी फीडबैक्स। मतलब बिल्कुल। बीच में कभी कोई नेगेटिव या कुछ ऐसा हुआ हो कि मतलब किसी ने नेगेटिव बोला हो, या उस चीज़ का थोड़ा सा मन में आता हो कि यार अभी तो इतने पसंद कर रहे हैं, पर कोई ऐसा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली किसी का व्यू है, किसी को नहीं पसंद आएगा या कुछ बोले तो माइंड में वो चीज़ आती है। जैसे कई बार मुझे बोल देते हैं कि यार तू अंग्रेज़ी मत गाया कर, वो हिंदी में ही ठीक है, हिंदी ही गाया कर, हम अंग्रेज़ी नहीं सुनते, तो अंग्रेज़ी रहने दो। तो इस तरह के रिव्यूज़ आते हैं। और आमने सामने की बात करें आप? आमने सामने की भी बात कर रहा हूँ। हाँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं सोशल मीडिया की बात सोशल मीडिया पे भी ऐसे, अब कुछ फ्रेंड्स हैं वो पर्सनल मैसेज कर देते हैं, तो उस तरह से। बाकी वैसे तो नहीं। हाँ, बट तो ये है कि जब आप थोड़ा स्केल अप करोगे तो होगा, फिर होगा कि अगर 100 लोगों को पसंद आ रहा है तो हो सकता है कि 80 को नहीं भी पसंद आए। और वो एक चीज़ बहुत मैटर करती है, क्योंकि वो मेंटालिटी इंसान की बहुत अफेक्ट हो जाती है। वो मैं अपने ऊपर भी देखता हूँ, जैसे कुछ आर्टिस्ट हैं जो आज की डेट में सुपर हिट है, जो जिनके मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, बट मैंने उनका एक भी गाना आधा भी नहीं सुना। तो वैसे मेरे साथ भी हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा गाना बनाऊं, बहुत मेहनत करूं और बहुत लोगों को पसंद आए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोगों को वो सुने भी नहीं, उनको जानना भी नहीं है कि क्या गाना है, चाहे उनको फीड में दिख भी जाए वो तब भी स्किप कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं प्रिपेयर्ड हूँ उस चीज़ के लिए। तो लास्टली अब आगे का क्या प्लान है? एल्बम के बारे में बता दो, एल्बम क्या है, कैसे है? जैसे ये गाना था, ये मेरे एक फ्रेंड है विनीत, उसने लिखा था और मैंने कंपोज़ किया, और फिर धीरे धीरे कुछ हम दोनों ने मिलकर रिफ़ाइन किया। तो ऐसे ही और गाने, और इसी के साथ में एक फोक की एल्बम भी है जिसके ऊपर भी काम करेंगे साइड बाय साइड। बस एक गाने की देर है, ये एक गाना नहीं निकल पा रहा है, ये एक निकल गया, उसके बाद धीरे धीरे करके हम सारे गाने निकालेंगे। और वैसे ही एक तो ये पूरी एल्बम इंडिपेंडेंट की है, और दूसरी एल्बम जो है वो प्योर फोक रहेगा। जैसे ये गाना आपने सबने सुना होगा, माय नी मेरी है, तो वो कॉम्पोजिशन है, वो फोक नहीं है। फोक की कॉम्पोजिशन बिल्कुल डिफरेंट है। पूरी दुनिया ने माय नी मेरी है मोहित चौहान का सुना है, लेकिन कॉम्पोजिशन बिल्कुल ही डिफरेंट है अगर फोक में देखें तो। तो उसी तरह का थोड़ा सा आइडिया है कि अलग अलग गाने पकड़ेंगे अलग अलग जगह से, और हैं कुछ गाने जिनको हम ओरिजिनल जो फोक है, फोक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ प्लस अपने नए इंस्ट्रूमेंट्स जितने हैं उनके साथ ऐड अप करके, और हम उसे भी रिलीज़ करें। तो इस साल में एक एल्बम तो मैं कर ही देंगे हम।